हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो हमारी बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। इससे पहले ऑलरेडी एक सीरीज़ उसका लेक्चर बन चुका है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो इससे पहले हमने कई क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने उनको बता दिया था कि किस किस तरह से आपको उसको सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 11, 12 और 13। ये हम क्वेश्चन देखेंगे। साथ में ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप अपने कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाइए। तो साथ साथ जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उनको साथ साथ नोट करते हुए चलो, और वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन छाटने की कोशिश करना। अगर आ जाता है अच्छा ऑप्शन, सही ऑप्शन, तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उनको सोल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद KSH। KSH को बोलते हैं पोटेशियम थायोएल्कोहल। तो KSH के साथ में ये रिएक्शन करके क्या देगा? ये पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम KSH के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा? एथेन थायोल, मेथेन थायोल, एथेन डायोल या फिर एथेन बनेगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं, बहुत इजी रिएक्शन। C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KSH के साथ पोटेशियम थायोल। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, C2H5OH से OH और KSH से K, यहाँ से निकल जाता है तो KOH निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो C2H5SH और प्लस KOH। तो यहाँ पर ये जो बना है इसको बोलते हैं एथेन थायो। 2 कार्बन वाला है तो इसके लिए एथेन, और SH के लिए IPC नाम यूज करते हैं थायो। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज एथेन थायोल। मेथेन थायोल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। अगर यहाँ पर 1 कार्बन होता CH3OH तब मेथेन थायोल बन जाता। एथेन डायोल भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए कम से कम 2 OH ग्रुप होने चाहिए, और यहाँ पे एथेन का तो कोई मतलब ही नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सैकरीन हैज। तो ये जो सैकरीन है इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बोलते हैं या फिर कृत्रिम मधुरक। भाई जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उनको डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि तुम्हें शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है, चीनी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई रहता है। अगर वो चीनी खाते हैं या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो चीनी आगे चलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाती है, और वो चीनी के साथ ग्लूकोज ही आ रहा है। तो चीनी जितनी ज़्यादा खाएंगे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए और साथ में उनको चीनी का यूज़ नहीं करना है। लेकिन भाई मीठा चीज़ तो चाहिए। चाय अगर पी रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत मीठा हमें चाहिए, वरना टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल स्वीटनर को डेवलप किया। अब ये जो स्वीटनर है यानी कि ऐसे मधुरक पदार्थ है जो कि स्वाद में तो मीठे होंगे लेकिन शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे नहीं। तो इनकी नो फूड वैल्यू होती है, कोई भी कैलोरी नहीं देंगे। जैसा हम इसको लेते हैं वैसे यूरिन के साथ ही पास आउट हो जाते हैं। बस हाँ, जुबान जो है हमारी जीभ, उसको टेस्ट का एहसास हो जाता है, उसको मीठा टेस्ट मिल जाता है। तो सैकरीन जो होता है इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, यानी कि बॉडी के अंदर ये कोई भी कैलोरी जनरेट नहीं करेगा। ओके, और सैकरीन जो होता है, कोई बात ध्यान रखनी है, सैकरीन चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको ध्यान रखना है। सैकरीन 550 गुना ज़्यादा मीठा है इससे, सुक्रोज से या चीनी से। 550 times sweeter than sucrose। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज्ड विद NaOH2। यहाँ पे पूछ रहा है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को अगर फ्यूज किया जाता है, संगलित किया जाता है NaOH के साथ, तो वो क्या प्रोडक्ट देगा? वो एनिलीन देगा कि बेंजीन देगा, टोलोइन या फिर फिनोल। चलिए रिएक्शन देखते हैं। बिना रिएक्शन के हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर बनना क्या है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5SO3N। ये होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, NaOH। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो Na2SO3 आसानी से निकल सकता है। यहाँ से Na और यहाँ से एक Na और SO3, तो ये पूरी चीज़ को हम निकाल देंगे एक साथ, इधर से इधर तक। ये गया।
तो पीछे बचा C6H5 और OH, C6H5OH और प्लस Na2SO3। तो यहाँ पर ये जो बना है C6H5OH, इसी को बोलते हैं फिनोल, या बेंजीन रिंग पर OH लगा दीजिए तो फिनोल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिनोल। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। देखिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ऐसे यौगिक जो कि चक्रीय संरचना बनाते हैं, रिंग संरचना, लेकिन उन रिंग के अंदर, उस रिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे वो उस एटम को बोलते हैं हेटेरो एटम या विषम परमाणु, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ, या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर है, फास्फोरस है, या कोई और परमाणु है, लेकिन वो रिंग के अंदर होना चाहिए, ना कि रिंग के बाहर। तो चेक करते हैं इनमें से कौन कौन सा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है, रिंग के अंदर एक हेटेरो एटम है, यहाँ पे रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन है 4-4, और ये सल्फर है, ये रिंग के अंदर, ये तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये तो ऑप्शन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ रिंग के अंदर नाइट्रोजन है जो कि हेटेरो एटम है, तो ये भी है, इसको थाइफिन बोलते हैं, और ये होता है pyridine, ये इंडोल होता है। इसमें भी रिंग के अंदर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो जो कि हेटेरो एटम है, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा, तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो रिंग के अंदर नहीं है, वो रिंग से बाहर है, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये विषम चक्रीय यौगिक नहीं है, ये समचक्रीय यौगिक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, विषम चक्रीय यौगिक वे हैं जिनमें रिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, क्लोरामीन टी इज यूज्ड है। पिछले लेक्चर में इसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी, तो इसको फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसका यूज भी आ जाता है। तो क्लोरामीन टी जो है कैसे यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, कीटाणुनाशक, एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, पेन किलर जिनको बोलते हैं, एंटीबायोटिक ज्वरनाशी दवाइयाँ, बुखार उतारने वाली दवाइयाँ, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। जो क्लोरामीन टी है इसका यूज जख्मों को साफ करने या फिर उनको डिसइंफेक्ट करने में किया जाता है, ये कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन प्रोसीड। जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें जो रिएक्शन के मैकेनिज्म है उसको क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक, या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, या इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक। देखिए, 4 तरह की इसके अंदर रिएक्शन आती है। रिएक्शन का नाम होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 4 तरह की रिएक्शन आ जाती है, इसके अंदर 4 तरह की रिएक्शन आती है। एक को बोलते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, इसकी पूरी मैकेनिज्म की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसके अंदर 4 रिएक्शन के बारे में मैंने बताया है और उनकी एक एक करके मैकेनिज्म भी दी हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। हैलोजिनेशन, इसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हाइड्रोजन, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के अंदर सांद्र H+O4 और सांद्र HNO3 की क्रिया कराई जाती है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो होता है नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज NO2 पॉजिटिव। तीसरा होता है सल्फोनेशन, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है और उसमें ग्रुप जुड़ जाता है SO3H, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वो है SO3। अगर ऑप्शन में ये नहीं है SO3 और SO3H दिया हुआ है तो आपको SO3H लगा दिया है। सल्फोनेशन हुआ, इसके अलावा फोर्थ एल्काइलेशन या एसाइलेशन, एसाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि अटैक करता है वो या तो होता है कार्बोनियम आयन या फिर वो कोई एसाइल ग्रुप भी हो सकता है, CO CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये वाला ग्रुप भी वहाँ पर अटैक कर सकता है। ये अगर करता है तो उसको बोलते हैं एल्काइलेशन और ये करेगा तो उसको बोलेंगे एसाइलेशन।
ओके बच्चों, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, pyridine हैज delocalized पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग, कि pyridine के पास में एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के हमें नंबर बताना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स pyridine में कितने हैं। देखिए पहले pyridine की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं pyridine की। ये है pyridine, जिसमें से यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। तो फिलहाल अगर हम इसके अंदर पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करें तो 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, 3 पाई बॉन्ड्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए फिर, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एरोमेटिक होता है। और हर कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर कंपाउंड चाहता है किसी तरह से कि अगर वो साइक्लिक है तो किसी तरह से वो एरोमेटिक कंपाउंड के जैसा हो जाए, भाई वो कॉपी करना चाहता है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में क्रिकेटर या फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ में अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसकी तरह बनना चाहते हैं, वैसे कंपाउंड्स होते हैं वो चाहते हैं कि अपने आप को किसी भी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले। तो उसके लिए उनको कुछ रूल को फॉलो करना होता है। अब वे रूल क्या क्या है, वे रूल ये है कि जो कंपाउंड है जिसको एरोमेटिक बनना है, पहली बात तो वो साइक्लिक होना चाहिए, इस तरह की रिंग बनानी चाहिए। दूसरी, उसके अंदर जितने भी एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। थर्ड, उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए, समतलीय एकदम फ्लैट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एटम बाहर निकला हुआ है, कोई एटम काफी अंदर की तरफ है, एकदम प्लेनर होनी चाहिए। और चौथा, वो हाकल के रूल को फॉलो करता हो। तो हाकल का रूल क्या है, ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। जहां पर n है कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर n बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 0+2, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक होगा। इस तरह से यहाँ पर n बराबर 1 रखकर देख लीजिए, तो 1 अगर रखेंगे तो 4 × 1+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी एरोमेटिक होगा। n बराबर 3 रखते हैं तो 4 × 3 और +2, तो ये हो जाएगा 4 सॉरी यहाँ पर हमें 2 रखना है पहले, तो 2 रखेंगे तो 4 × 8 और 2 10। तो जिनके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। और n बराबर 3 देख लेते हैं फिर, 4 × 3+2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि n बराबर 1 है, ये रहा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बात यह है कि अंदर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर रहा है। पर देखिए ये पहले से एरोमेटिक है, इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से है। अगर रिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। वह या तो 10 पाई होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 14 होना चाहिए उसे, या 2 होना चाहिए, के अंदर आना चाहिए वो। अगर वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं। तो क्यों चाहेगा अपना एरोमेटिक कैरेक्टर छोड़ के कि वो एंटी एरोमेटिक में चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है इसको आसानी से डोनेट किया जा सकता है। और जो पायरोल के अंदर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है वो रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन करता रहता है, तो वो आसानी से डोनेट नहीं होता। यही कारण है कि pyridine ज्यादा बेसिक माना जाता है और पायरोल कम बेसिक होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए अगला, व्हाट इज द ग्रुप इन सल्फा एसिटामाइड। देखिए सल्फा एसिटामाइड में पूछ रहा है कौन सा ग्रुप है, एसिटामाइड। तो एसिटा लगाते हैं हम लोग COCH3 के लिए, और एमाइड आता है NH2 ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे छाटिए कि COCH3 और NH कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि NH नहीं आ रहा है, लेकिन COCH3 है, हमें तो COCH3 और NH चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे इधर भी नहीं है, यहाँ पर है NH भी है, यहाँ पे एमाइड ग्रुप और COCH3 भी है, तो एसिटामाइड दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, इस तरह से छाटना, वर्ड को अलग अलग करके देखना। सल्फा मीन्स सल्फर ग्रुप होगा वहाँ पे, एसिटा यानी कि COCH3 होगा, और एमाइड NH2 ग्रुप भी साथ में जुड़ा होगा, तो SO2NH-COCH3, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरीन। तो सैकरीन में सर हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये कितना ज्यादा गुना मीठा होता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है कि नेचुरल स्वीटनर है, या फिर इसका फूड वैल्यू कितनी होती भी है या फिर नहीं होती, या इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है, आपको ध्यान रखनी, स्ट्रक्चर नंबर ये वाली स्ट्रक्चर सैकरीन की होती है। ओके।
चलिए इनको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कंपाउंड ए एंड बी आर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें कंपाउंड ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। पहले ऑप्शन को हटा लेते हैं जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते इसका आंसर। जैसे CH3 यहाँ पर ये तो बनेगा ही नहीं, इसके तो कोई चांसेस ही नहीं है। CH4 भी नहीं बनेगा। ओके, तो अब इन दोनों में से कोई एक हमारा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें से हमें लग रहा है कि सी हो सकता है, और सी ही है। वो क्यों है देखिए जरा। ये पिरिडियन है, इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्ड है। ओके, 6 मेंबर्ड वाले हैं। इसमें मैंने बताया था जैसे इसको अल्फा बोलते हैं, ये बीटा पोजीशन और ये गामा। ऐसे यहाँ पे अल्फा और ये बीटा और ऊपर वाली गामा होती है। तो जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी अल्फा पोजीशन जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर सकता है। ऐसे यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर सकता है। और बीटा पोजीशन पे जनरली जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, और जो गामा पोजीशन है इस पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें NaNH2 है, तो ये जो NaNH2 है इसको अगर हम तोड़े, ठीक से इसको देखें, अगर हम एनालाइज करें तो सोडियम एक मेटल है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव रहता है और NH2 नेगेटिव होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो रिंग पर अटैक हो रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, क्योंकि इसके पास में माइनस चार्ज है। तो NH2 अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाली पोर्शन पे, ये वाली अल्फा या फिर ये वाली अल्फा। तो जब पहली बार रिएक्शन कराओगे NaNH2 से, तो वहां से क्या होगा कि एक NH2 पहले जुड़ जाएगा अल्फा पोजीशन से, यानी कि यहाँ पर, तो एक तो ये बनेगा, और फिर से हम रिएक्शन कराएंगे अगर NaNH2 की, तो एक अल्फा पोजीशन अभी और खाली है, तो अब की बार दूसरा NH2 इस दूसरी NH2 दूसरी जो अल्फा पोजीशन है उससे जाके जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, एक ये वाला जिसमें एक पर ही जुड़ा हुआ है और एक ये जिसमें दोनों पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको।